नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। आप भी फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम या आईटी एक्ट से जुड़े हुई जानकारी देंगे। आज इस विषय पे तफसील से जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ अधिवक्ता नवीन पांडे जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया नेहा जी। तो नवीन जी, आपको आईटी एक्ट से जुड़े हुए तमाम कानूनी पहलू को बताएंगे, उसकी जानकारी देंगे। अगर आपका भी कोई सवाल हो और आप फोन करके लेना चाहते हैं इस विषय पर राय, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। नंबर्स आपको बता देते हैं, 0120612793 पर कॉल करें या फिर 0120612793 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले सवाल की तरफ रुख करते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, नवीन जी, 2000 क्या है? ये जो सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2000 क्या है और इसके मुख्य उद्देश्य यानी कि मोटिव क्या रहते हैं? देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 ये एक ऐसा अधिनियम है जो कि इसका वाणिज्य और ई गवर्नेंस इन सबको फैसिलिटेट करने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। जितने इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख और डिजिटल हस्ताक्षरों से संबंधित सवाल हैं, उनको कानूनी मान्यता प्रदान करना और उन्हें कागज आधारित दस्तावेजों और हस्तलिखित हस्ताक्षरों के समान ही कानूनी वैधता प्रदान करता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो है, ये इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को पहचान की चोरी, आतेकानी, अश्लील सामग्री के संपर्क में आने या संपत्ति की ऑनलाइन जब्ती और अन्य गंभीर जो साइबर अपराध होते हैं, उनसे भी सुरक्षा प्रदान करता है और इन अपराधों के लिए सजा का प्रावधान भी करता है। साथ ही साथ जो आर्थिक लेन देन हम करते हैं ऑनलाइन कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से, उनकी निगरानी करना और व्यक्तियों और संस्थाओं के बीच में जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में संचार होता है उसको नियंत्रित करना, ये सारे इस अधिनियम के उद्देश्य हैं। जी। साथ ही साथ जो भी जितने भी ऑफेंसेस हो सकते हैं साइबर क्राइम के, उनको परिभाषित करता है और उनके लिए समुचित दंड या जुर्माना, इन सब का प्रावधान ये अधिनियम करता है। जी। डिजिटल हस्ताक्षर क्या है सर, और आईटी अधिनियम के तहत उसकी वैधता क्या रहती है? देखिए, जैसे जैसे कंप्यूटर का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न कार्यों के लिए बढ़ता जा रहा है, ऐसे में लोगों को सुविधा पहुंचाने के लिए और जो फिजिकल एक हरासमेंट होती है ना, कि कहीं जाकर के किसी कागज में हस्ताक्षर करना, उसको निष्पादित करना, तो समय बचाने के लिए और फिजिकल हरासमेंट को बचाने के लिए आजकल ऑनलाइन कंप्यूटरीकृत माध्यम से भी दस्तावेजों को हस्ताक्षरित किया जा सकता है और निष्पादित किया जा सकता है। तो अब इसको प्रमाणित करने के लिए हमें एक डिजिटल हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत जो डिजिटल हस्ताक्षर है, के बारे में कहा जाता है कि डिजिटल हस्ताक्षर एक गणितीय प्रोटोकॉल है, यानी कि एक मैथमेटिकल प्रोटोकॉल है जो कि डिजिटल संदेशों या दस्तावेजों की प्रामाणिकता और अखंडता को सत्यापित करने के लिए क्रिप्टोग्राफिक तकनीकों का उपयोग करता है। ये आपके भौतिक हस्ताक्षर या मुहर के डिजिटल समकक्ष के रूप में कार्य करता है, लेकिन ये दस्तावेज पर आपके हस्तलिखित नाम की नकल करने से कहीं आगे तक जाता है। धारा 1 के प्रावधानों को यदि हम देखें तो इसके अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विधि या प्रक्रिया के माध्यम से किसी ग्राहक द्वारा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का जब प्रमाणीकरण किया जाता है तो उसको हम डिजिटल हस्ताक्षर कहते हैं। जी। जहां तक इसकी वैधता की सवाल है, तो डिजिटल रूप में जो भी हस्ताक्षरित दस्तावेज हैं
उनकी कानूनी स्थिति बिल्कुल वही होगी जो कि भौतिक रूप से हस्ताक्षरित दस्तावेज की होती है। हमारे भारत में भी अनुबंधों, समझौतों और यहाँ तक कि फाइलिंग जैसे दस्तावेजों पर जो डिजिटल हस्ताक्षर है उनका पूर्ण मान्यता प्राप्त है और इस अधिनियम के तहत डिजिटल हस्ताक्षर। जी सर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही। क्षमा कर। जी यस, तो भारत में जितने भी अनुबंध, समझौते या फाइलिंग इत्यादि हैं उनको डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से निष्पादित किया जा सकता है। हाँ। और एक्ट के अनुसार, लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है कि डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग केवल अधिकृत डिजिटल सर्टिफिकेट एजेंसी द्वारा जारी किए गए सर्टिफिकेट के साथ ही मान्य माना जाता है। जी। यदि सर्टिफाइड एजेंसी ने जारी नहीं किया है तो फिर वो अमान्य होता है। जी सर, ये बताइए कि आईटी अधिनियम की धारा 43 कंप्यूटर प्रणाली, नेटवर्क या संसाधनों को नुकसान पहुंचाने या अनधिकृत पहुंच के लिए जुर्माना और मुआवजे का प्रावधान करती है। ये धारा उन व्यक्तियों को या संस्थाओं को दंडित करती है जो बिना अनुमति के कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश करते हैं, डाटा चुराते हैं, वायरस फैलाते हैं या सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं। आईटी अधिनियम की धारा 43 के तहत अनधिकृत पहुंच या क्षति के लिए दंड क्या है? ठीक है, जैसा कि आपने विस्तार से बताया कि आईटी अधिनियम की धारा 43 जो है उन कानूनी संस्थाओं को दंडित करती है जो वेब पर वितरित कंप्यूटर प्रणालियों के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास करती है। जी जी। इस धारा के तहत विभिन्न प्रकार के साइबर उल्लंघन उन सभी इंटरनेट उपयोगकर्ताओं पर लागू होते हैं जो डेटा के स्वामी की या कंप्यूटर के स्वामी की स्वीकृति के बिना कंप्यूटर संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं। जो दंड के मानदंड है उसमें जो शामिल अपराध है वो है यदि कोई व्यक्ति किसी कंप्यूटर के रखवाले की सहमति के बिना उसमें से निहित संसाधन डाउनलोड करता है या कोई निजी जानकारी निकालता है या फिर कोई किसी तृतीय पक्ष वेबसाइट इंटरफेस के माध्यम से किसी उपयोगकर्ता को धोखा देकर कंप्यूटर पर वायरस सॉफ्टवेयर स्थापित करता है या वेब पर कंप्यूटर की कार्यक्षमता में बाधा डालने का प्रयास करता है किसी वायरस के द्वारा या किसी मालवेयर सॉफ्टवेयर के द्वारा या किसी सिस्टम को हैक करने का प्रयास करता है या फिर किसी भी प्रकार से ई कॉमर्स लेन देन में शामिल किसी भी चरण में कोई गलत तरीका अपनाता है तो ऐसे में जो है वो दंड का अधिकारी होता है। और जो भी व्यक्ति ये सारे अपराध में लिप्त पाया जाता है आईटी अधिनियम 2000 की धारा 66 के तहत के लिए सजा का प्रावधान है जो कि 3 वर्ष तक का कारागार और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर इनमें से कोई या तो 3 वर्ष का कारावास या 5 लाख रुपए तक का जुर्माना उस पर लगाया जा सकता है। जी ठीक है सर, साइबर अपराधों के प्रकार क्या हैं और आईटी अधिनियम के तहत उन पर क्या दंड है? ठीक है, साइबर अपराध जो है वो वे सारे अपराध जो कि कंप्यूटर, इंटरनेट या कोई भी नेटवर्क से जुड़े हुए किसी डिवाइस के द्वारा जो अपराध किए जाते हैं वे साइबर अपराध होते हैं। अब यदि साइबर अपराध के प्रकारों की बात करें तो इसमें बहुत सारे प्रकार के अपराध हैं जैसे ईमेल स्कैम्स या ईमेल घोटाले। हाँ। इसमें जो है कोई ईमेल भेज करके और किसी व्यक्ति को धोखा दिया जाता है और उससे जो है आर्थिक अनुचित लाभ उठाया जाता है। इसी प्रकार से सोशल मीडिया पर किसी के अकाउंट को हैक करके या व्यक्ति की स्टॉकिंग करके या प्रकार के अपराध होते हैं। बैंकिंग से संबंधित धोखाधड़ी बहुत सारे जो अपराध भी होते हैं वे इस प्रकार की ईमेल भेजते हैं या फर्जी वेबसाइट्स डेवलप करते हैं जो देखने में बिल्कुल बैंक की वेबसाइट की तरह दिखेंगे बट वे बैंक के आधिकारिक वेबसाइट्स नहीं होते और वहां पर जो है किसी भी व्यक्ति को भेज करके और फिर उसके साथ में धोखाधड़ी किया जाता है। ई कॉमर्स वेबसाइट्स के नाम पर धोखाधड़ी होती है, साइबर जासूसी,
डेटा चोरी या कंप्यूटर में वायरस डालना या DDoS हमले करना, इसी प्रकार से सॉफ्टवेयर चोरी, फिशिंग घोटाले, आइडेंटिटी थेफ्ट, जिसे पहचान की चोरी भी कहते हैं, ऑनलाइन किसी को हैरास करना या साइबर आतंकवाद, ये सारे अलग अलग प्रकार के साइबर अपराध हैं। इनके लिए जो सजा का प्रावधान है, कई ऐसे अपराध हैं जिनके अंदर 3 वर्ष का कारावास और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना है ना। तो अलग अलग अपराधों के लिए अलग अलग जो कारावास का प्रावधान है वो किया गया है, जो कि 3 साल से लेकर के 7 साल तक या यहाँ तक कि 10 साल तक भी हो सकता है। और जुर्माना जो है वो अलग अलग अपराधों में अपराध की गंभीरता को देखते हुए कम से कम 1 लाख रुपए से लेकर के 25 लाख रुपए तक का जुर्माना अलग अलग अपराधों के लिए निर्धारित किया गया है। लंबी चौड़ी चीज है ये, उसको देखा जा सकता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की शेड्यूल के अंदर। जी ठीक है। IT अधिनियम की धारा 66A के बारे में बताएं, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। देखिए, IT एक्ट के अंदर जो धारा 66A था, इसके तहत कंप्यूटर संसाधन संचार उपकरण के माध्यम से कुछ ऐसे प्रसारण थे जिनको साइबर अपराध के रूप में वर्गीकृत किया, जैसे कि कोई भी जानकारी जो अत्यधिक आपत्तिजनक हो या जिसका चरित्र खतरनाक हो उसको प्रसारित करना, या फिर कोई जानकारी जो झूठी हो तथा जो लगातार परेशानी, असुविधा, खतरा, बाधा, अपमान, चोट या आपराधिक धमकी, दुश्मनी, घृणा या दुर्भावनाओं को इसको पैदा करने वाली हो, ऐसे मटेरियल यदि प्रसारित किए जाएं, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक मेल या संदेश जिससे कि परेशानी या असुविधा उत्पन्न करने की मंशा हो, या ये मंशा हो कि जो प्राप्त करता है ऐसे ईमेल्स का, वो इन ईमेल्स को प्राप्त करने के बाद में गुमराह हो जाए या उसको धोखा दिया जा सके। तो इस तरह की हरकतों को जो है ये क्रिमिनलाइज करता था, और इसके लिए इन अपराधों के लिए जो सजा का प्रावधान था वो 3 वर्ष तक की कैद और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना, जी जी, ये प्रावधान किया गया था। हालांकि संवैधानिक तौर पर बहुत सारी जनहित याचिकाएं दायर की गई माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, और उन याचिकाओं की सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने विशेष करके जो श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ ये जो मामला था, इसकी सुनवाई करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस सेक्शन रद्द कर दिया और ये चीज कहा, मतलब असंवैधानिक घोषित कर दिया था, और ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि कानून के तहत जो है किसी भी व्यक्ति को यदि छोटा अपराध है तो उसे जबरदस्ती जो है ना बिना सही तरीके से जांच पड़ताल किए हुए जेल में नहीं भेजा जाना चाहिए। तो ये चीज था, इस वजह से इसको निरस्त कर दिया गया। जी सर, ये इंटरमीडियरी देयता क्या है और IT अधिनियम के तहत इसके क्या नियम होते हैं? ठीक है, इंटरमीडियरी देयता यानी कि इंटरमीडियरी की जिम्मेदारी है ना, यदि कोई भी अपराध या किसी प्रकार का जो है नॉन कंप्लायंस यदि कारित होता है, तो ऐसे में जो इंटरमीडियरी है उसका उत्तरदायित्व कितना होगा। कई देश ऐसे हैं जहां पर बहुत ही स्ट्रिक्ट लायबिलिटी फिक्स की गई है, कई देशों में कंडीशनल लायबिलिटी फिक्स की गई है, तो कहीं पर बहुत ही निम्नतम उत्तरदायित्व इम्पोज किया गया है। जी। भारत की यदि हम बात करें तो भारत में सशर्त दायित्व व्यवस्था का पालन किया जाता है। जी। जिसका मतलब ये होता है यदि कुछ शर्तों का पालन ये इंटरमीडियरी करते हैं तो उन शर्तों की पूर्ति के आधार पर इनको सुरक्षित आश्रय प्रदान किया जाता है। जैसे कि यदि हम धारा सेक्शन 79 को देखें तो जितने भी इंटरमीडियरीज हैं उनको सशर्त छूट दी गई है। ये धारा निर्धारित करती है कि यदि इंटरमीडिएट अपने द्वारा होस्ट की गई किसी भी जानकारी के लिए तब तक उत्तरदायी नहीं होगा यदि उसने
जो इंटरमीडियरी का कार्य है उस प्रणाली तक पहुंच प्रदान करने तक ही सीमित है, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे थे, तो इंटरमीडियरी की तरह काम कर रहे हैं। दूसरा, किसी प्रकार का प्रसारण शुरू नहीं करता है या रिसीवर का चयन नहीं करता है, ये सब यदि पूरी कर दे तो उसे छूट प्राप्त है। साथ ही साथ यदि उचित प्रयास करता है और केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किसी भी अन्य दिशा निर्देशों का पालन करता है, से छूट है लायबिलिटी से। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये धारा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के निर्देश के समान तरीके से यह भी निर्धारित करती है कि यदि इंटरमीडियरी ने गलत कार्य के कमीशन में मतलब गलत कार्य को करने में साजिश रची है, उकसाया है या सहायता की है, या वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने पर किसी भी जानकारी, डेटा या संचार तक पहुंचने को हटाने या उसको अक्षम करने में विफल रहता है, तो उस जिसका उपयोग गैर कानूनी कार्य के लिए किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसके ऊपर जो है लायबिलिटी फिक्स की जा सकती है। लेकिन यदि वह सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करता है तो उसकी कोई लायबिलिटी नहीं बनती। जी, आईटी अधिनियम के तहत डेटा सुरक्षा के क्या नियम होते हैं? देखिए, ये जो है अभी भी डेवलपमेंटल स्टेज में है डेटा सुरक्षा। 2023 तक की यदि हम बात करें तो भारत में डेटा सुरक्षा को नियंत्रित करने के लिए कोई भी स्वतंत्र कानून या ढांचा नहीं था। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत भी अंतर्गत कुछ नियम अधिसूचित जरूर थे जिन्होंने ढांचे को तैयार करने का एक आधार प्रदान किया था, लेकिन पूर्ण रूप से डेटा सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं कर पाई थी। इसके बाद में कुछ केसेस भी फाइल हुए जिनके आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के भी बहुत सारे रिकमेंडेशन आए, जिसके बाद फाइनली डीपीडीपी एक्ट, जो कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक है, इसका मसौदा जारी किया गया और अंततः इसको पारित भी किया गया। तो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत यदि हम देखें तो व्यक्तिगत डेटा संरक्षण और नियामक व्यवस्था का निर्माण इसके तहत जो है सुनिश्चित होता है। हालांकि ये इस अधिनियम को भी प्रभावी बनाने के लिए अभी सरकार को अभी बहुत सारा कार्य करना बाकी है जी, है ना। और जब वो सब दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएंगे तब ये सुनिश्चित किया जा सकेगा कि जो डिजिटल डेटा है उसकी पूरी तरीके से सुरक्षा की जा सके। हालांकि अभी भी बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो कि इसका प्रयास करते हैं, पर वे अभी तक बहुत काफी प्रावधान नहीं है या प्रयास वो काफी नहीं। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नवीन जी, आपने बहुत ही विस्तार से हमारे दर्शकों को जानकारी दी। आईटी एक्ट से जुड़ी हुई जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।